शुरुआत बम्बई 1950-1960। 50 के दशक में भी लोग बम्बई की तरफ इस तरह भागते थे जैसे परवाने शमा की तरफ भागते हैं। वह लोगों का पोषण करने वाले शहर के रूप में ख्याति हासिल कर चुका था, इस रूप में कि वह ऐसे तमाम नवागंतुकों का स्वागत करता है जिनको अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश है। उसमें कभी भी संसाधनों की कमी महसूस नहीं हुई और बड़े पैमाने पर लोगों के आते चले जाने के बावजूद उसकी समृद्धि, ताकत और अहमियत में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पुराने दिनों के न्यूयॉर्क की तरह, जिसने बड़े पैमाने पर आवाम को अपने आगोश में खींचा था, बम्बई में भी देश के तमाम हिस्सों से नौजवानों के झुंड आ रहे थे। उत्तर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे ग्रामीण राज्यों के लड़के शहर में आने लगे। बिहारियों की संख्या कम थी, क्योंकि तब तक बिहारी कलकत्ता को सोने का कटोरा मानते थे और देश की इस पूर्वी राजधानी से परे देखने से इनकार करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासियों की पैनी नज़र कलकत्ता और बम्बई के बीच फर्क कर सकती थी। आखिरकार कलकत्ता का ढांचा समाजवादी ज्यादा था, जहां नए उद्यमों को पनपने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जबकि बम्बई में स्थिति ऐसी नहीं थी। इसके अलावा बम्बई हमेशा से देश की आर्थिक राजधानी रही है और उसे हमेशा अवसरों की नगरी के रूप में देखा जाता रहा है। अपने खेतों को जोतने तक सिमटी जिंदगी से भागकर ये उत्तर भारतीय खाली हाथ बम्बई की छानबीन करने लगे। ये लड़के मुख्यतः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर, रामपुर और जौनपुर से आए थे। उस वक्त दक्षिण बम्बई की आबादी मात्र 2 लाख थी। इन उत्तर भारतीय प्रवासियों ने अपनी ही बनाई उन टोलियों में रहना शुरू कर दिया जो उनके अपने शहरों और गांवों के आधार पर बटी हुई थीं। लेकिन इन लड़कों को जल्दी ही यह बात समझ में आ गई कि बिना शिक्षा दीक्षा के वे सोने के इस नगर में खास तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए कुछ निराश नौजवान पैसा कमाने के आसान रास्तों की तरफ मुड़ गए। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी हो सकती है लेकिन वह अपराध का पिता भी हो सकती है। देर रात के मुसाफिरों या परिवारों से हाथापाई कर उनके कीमती सामान को छीन लेना उन दिनों में सबसे आसान अपराध हुआ करता था। जेब कतरी का हुनर सीखना और उसमें महारत हासिल करना अभी बाकी था। चमचमाता चाकू, तलवार या गंडासे को भांजना भर बम्बई के अमन पसंद नागरिकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देने के लिए काफी था। अपराधियों का हौसला तब और बढ़ गया जब कुछ अपराध पकड़े नहीं जा सके। इसे उन्होंने अपने तौर तरीकों की कामयाबी के तौर पर लिया और जल्दी ही कुछ दूसरे खिलाड़ी मैदान में कूद पड़े। दक्षिण बम्बई के भाइकला पुलिस स्टेशन द्वारा सहेजे गए रिकॉर्ड के मुताबिक नन्हे खां, जो इलाहाबाद से आया था, पहला हिस्ट्री शीटर था जो एक लंबे चाकू की नोक पर लोगों को धमकाकर उनका कीमती सामान लूटता था। जल्दी ही 5वें दशक में किसी वक्त इलाहाबाद से आए दूसरे लोगों ने नन्हे खां से हाथ मिलाया और एक गिरोह तैयार हुआ जिसे इलाहाबादी गैंग नाम दिया गया। वहाब पहलवान और चिनका दादा को नन्हे ने अपना सहयोगी बनाया। चिनका दादा टेक्नोलॉजी से वाकिफ था और उसके पास ऐसा कुछ था जिसकी उसका बॉस कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी बेल्ट के दोनों तरफ 2 देसी कट्टे खसे रहते थे। भाइकला उस जमाने में आपराधिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। उन दिनों में भी भाइकला के रहवासी या तो ईसाई हुआ करते थे या मुसलमान। भाइकला पुलिस स्टेशन ने इन दोनों तबकों के गढ़ को 2 हिस्सों में बांट रखा था। बाईं तरफ यानी पूरब की तरफ, जहां भाइकला चिड़ियाघर और रेलवे स्टेशन थे, ईसाइयों की बस्ती थी, और दाईं तरफ, जिसमें एक और भाइकला स्टेशन तक फैली आज के जमाने की सौकिली स्ट्रीट और दूसरी ओर नागपाड़ा शामिल हैं, मुख्यतः मुसलमानों की बस्ती थी। बिना एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के आप अपना गिरोह नहीं चला सकते। जब एक तरफ नन्हे खां और वहाब पहलवान अपना नाम पुलिस के चिट्ठे में स्थायी रूप से दर्ज कराने में व्यस्त थे, वहीं भाइकला के ईसाई हिस्से के 3 ईसाई बंधु उनकी रातों की नींद हराम किए हुए थे। जॉनी गैंग की लीडरी करने वाले ये 3 भाई बड़ा जॉनी, छोटा जॉनी और चिकना जॉनी के नाम से जाने जाते थे। सबसे छोटा गोरा चिट्टा और सुंदर था, इसीलिए उसे चिकना जॉनी की उपाधि मिली हुई थी। इलाहाबादी गैंग और जॉनी गैंग के बीच अक्सर तकरारें होती रहती थीं और दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर छोटी सी लड़ाई छिड़ गई। लेकिन जब गैंग ने सड़क छाप वारदातों से ऊपर उठकर पठानों के साथ नशीले पदार्थों का गैरकानूनी धंधा शुरू कर दिया, तो उन्होंने भाइकला इलाके में एक शून्य पैदा कर दिया जो जल्द ही इलाके के 2 उभरते हुए गिरोहों के वर्चस्व की लड़ाइयों के मैदान में बदल गया। कानपुरी गैंग और रामपुरी गैंग, ये दोनों गिरोह हालांकि कभी कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उनमें जरूरी आत्मविश्वास की कमी थी। पुलिस और सीआईडी ने फुर्ती के साथ गिरफ्तारियां करके और उन पर सख्त लगाम कसकर उन्हें जल्द ही बम्बई के अपराध जगत से जल्दी बेअसर कर दिया। रामपुरी गिरोह एक अमानत छोड़ गया। मैदान छोड़कर भागने से पहले मुड़ने वाला चाकू जिसकी एक तरफ तेज धार हुआ करती थी। चाकू को मुड़कर पतलून की जेब में रखा जा सकता था और वह पसलियों के ढांचे में भोंककर अंतड़ियों को पूरी वहशत के साथ आर पार चीर देने के लिए बना था। ये जानलेवा चाकू रामपुरी चाकू के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह रामपुरी चाकू आज तक बम्बई के नौसिखिए गिरोहबाजों का पहला हथियार होता है। इनमें से किसी भी वर्चस्व की लड़ाई ने कभी भद्दी या सांप्रदायिक शक्ल अख्तियार नहीं की थी। हालांकि 5वें दशक के बाद के सालों में जॉनी गिरोह सांप्रदायिक जुनून में मुब्तला हुआ जब उसका टकराव एक दूसरे गिरोह इब्राहिम दादा गैंग से हुआ।
जब इलाहाबाद गैंग ने टुची वारदातों से किनारा कर लिया तो इब्राहिम दादा, जिन्होंने नया पदभार संभाला था, ने महज अपने करिश्मे के बूते पर दूसरे उभरते गिरोहों से अपना बचाव किया। कानपुरी, जौनपुरी और रामपुरी जैसे प्रतिद्वंद्वी गिरोहों की जमातों में पढ़े लिखे लोग बहुत थोड़े से थे, जबकि इब्राहिम दादा उनके बीच पहले मैट्रिक पास थे, अच्छी पोशाक पहनने वाला ऐसा शख्स जो अंग्रेजी बोल सकता था। गिरोहबाजों की दुनिया का ये लोकप्रिय किस्सा है कि जब इब्राहिम दादा अपने किसी दोस्त से मिलने अमेरिकी दूतावास में गए तो उनकी मुलाकात वहां की रिसेप्शनिस्ट मारिया से हुई। गोरी मारिया लम्बतड़ंग, हटे कट्टे इब्राहिम के आकर्षण से खुद को वश में नहीं रख सकी। वह पहली नज़र का इश्क था। जल्द ही मारिया ने सांकली स्ट्रीट पर इब्राहिम के घर आना जाना शुरू कर दिया। जब बड़ा जॉनी के जासूसों ने उसे मारिया और इब्राहिम के बीच पनपते प्रेम प्रसंग की खबर दी तो जॉनी दादा बौखला उठा। उसने एक बार इब्राहिम को घेरा और उसे चेतावनी दी, तुम एक ईसाई लड़की को लेकर क्यों बाहर जाते हो? उस लड़की से मिलना तुरंत बंद कर दो। इब्राहिम शांत बना रहा और बदले में दिलीप कुमार मधुबाला की उस जमाने की रिकॉर्ड तोड़ बॉलीवुड फिल्म मुगल आजम का लोकप्रिय गाना गुनगुनाने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, घुट घुट कर यूं मरना क्या। ये सुनकर जॉनी अंदर ही अंदर भुन भुनाकर और लाचार होकर रह गया। उसने मजहबी जज्बों को उभारते हुए मारिया को डराने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इब्राहिम और मारिया ने जल्द ही शादी कर ली और लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। इससे जॉनी दादा जल उठा। उसने उनके मेल और धर्म परिवर्तन को अपनी निजी तौहीन की तरह लिया। उसका ये रवैया उसे पतन की ओर ले गया, क्योंकि तब तक बम्बई के अपराध जगत के सरदारों ने धंधे में सांप्रदायिक जज्बातों की घुसपैठ की इजाज़त नहीं दी थी। मुसलमान लड़के जॉनी का गिरोह छोड़कर भागने लगे और इब्राहिम की जमात में शामिल होने लगे, जिससे इस पुराने गिरोह के बाहुबल और दबदबे में कमी आने लगी। जॉनी की इज्जत को तब और भी बट्टा लगा जब उसके दलालों और भरवों ने, जिनमें से कुछ मुसलमान भी थे, लूट के माल का उसका हिस्सा देने से मना कर दिया और उल्टे इब्राहिम दादा की शरण में चले गए। जॉनी ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। एक दिन जब इब्राहिम अकेला था, उसने अपने गुंडों के साथ बम्बई सेंट्रल स्टेशन के पास उसे घेर लिया और उस पर लाठियों, लोहे की छड़ों और चाकुओं से हमला कर दिया। इब्राहिम पहले तो बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी ताकत को समेटा और जॉनी तथा उसके आदमियों पर पलटवार करने के लिए उठ खड़ा हुआ। हालांकि वे सब के सब भाग खड़े हुए, लेकिन उनमें से कुछ बुरी तरह जख्मी भी हुए। इब्राहिम ने जॉनी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने एक दिन जॉनी को कमाठीपुरा इलाके में घेर लिया और अकेले अकेले टक्कर लेने की चुनौती दी। इब्राहिम ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बेरहमी से पीटा और इस तरह उसे बेइज्जत कर मरने की कगार पर छोड़कर चला गया। उसका बदला आखिरकार रंग लाया। उसके बाद जॉनी सीन से गायब हो गया। उसके दोनों भाइयों का भी ऐसा ही दर्दनाक अंत हुआ। छोटा जॉनी दुकानदारों को आतंकित किया करता था और दिन भले उनकी नकदी की पेटियां लूटा करता था। बेचारे दुकानदारों के पास, जिनमें से ज्यादातर पेशे से निरे व्यापारी थे, पलटवार करने की सामर्थ्य या साधन नहीं होते थे। लेकिन किस्सा है कि एक बोहरा दुकानदार ने आखिरकार ठान लिया कि वह छोटा जॉनी से निपट कर रहेगा, भले ही इसमें उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। दुकानदार ने लकड़ी की एक छड़ के एक सिरे पर कीलें फिट करके एक बेढंगा सा हथियार ईजाद किया। छोटा जॉनी अपने आत्मविश्वास के चलते इतना लापरवाह हो गया था कि जैसे दूसरे लोग किया करते थे, वह कोई हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलता था, और जब वह नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसा तो दुकानदार ने उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वह उस पर तब तक वार करता रहा जब तक कि छोटा जॉनी खून के कुंड में धराशायी नहीं हो गया। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि वह उसके मर जाने के बाद भी देर तक उस पर वार करता रहा। दूसरे व्यापारी अचंभे में थे। बोहरा गुजराती मुसलमान हैं। मूलतः ऐसे व्यापारियों का तबका जो दुनिया के हर कोने में अमनपूर्वक अपना व्यापार करता देखा जा सकता है, सीधे साधे व्यापारी जो शायद ही कभी हिंसा का सहारा लेते हों। लेकिन साफ जाहिर था कि इस आदमी के भीतर कुछ टूट चुका था। दुकानदार हत्या के जुर्म में गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कमजोर केस तैयार किया और उसे बरी हो जाने दिया। परिवार का कैसेनोवा चिकना जॉनी अपने ही नौसिखिया गिरोह का सरगना बन गया। उसका किस्सा तब खत्म हुआ जब वह अपनी माशूकाओं के साथ पिकनिक पर गया और वहां से लौटा ही नहीं। वह अपनी कुछ दोस्तों के साथ गोरई बीच पर गया था, जहां वह तैरते हुए डूब गया। जब परिवार का पिद्दी तक चला गया तो गिरोह का वजूद समाप्त हो गया और उसके सदस्यों ने उससे नाता तोड़ लिया और वे जौनपुरी गैंग, कश्मीरी गैंग और कुछ दूसरे सड़कछाप गिरोहों में शामिल हो गए। इस बीच इब्राहिम दादा एक दूसरे मामले में हत्या के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और उसे मुजरिम करार दिया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। मारिया ने सांकली स्ट्रीट वाले उसके घर में रहना जारी रखा और वहां उसके बेटे को जन्म दिया। इब्राहिम दादा के सलाखों के पीछे चले जाने, जॉनी दादा के गायब हो जाने और दूसरे गिराहों के बेअसर हो जाने के साथ ही नन्हे खां के इलाहाबादी गैंग के सितारे एक बार फिर बुलंद हुए। गिरोह अपने आकार, संख्या, रुतबे और दौलत के लिहाज से पनपता गया और फोकस में आ गया। कमाठीपुरा गिरोहबाजों को धंधे के साथ साथ रंगरेलियों के लिहाज से भी अपनी तरफ खींचता रहा है।
इस रेड लाइट इलाके में एक कश्मीरी जुआ क्लब हुआ करता था जिसे कोई सुमितलाल शाह नाम का शख्स चलाया करता था, जो कश्मीरी गैंग के सरगना हबीब कश्मीरी का निजी सहयोगी था। अहमद कश्मीरी, अयूब लाला और फिरोज लाला भी इसी गिरोह का हिस्सा थे, जो कमाठीपुरा के बाहर सक्रिय हुआ करता था। वैसे अयूब पुलिस का मुखबिर भी था, जो उसके गिरोह के सदस्यों के लिए शर्मिंदगी की बात थी। एक बार जब हबीब उसे दूसरे गिरोहों की चुगली करने को लेकर डांट रहा था तो दोनों के बीच झड़प हो गई। अयूब अपनी ओर से यह सफाई दे रहा था कि वह सिर्फ पुलिस की निगाहों में अच्छा बना रहने के लिए वैसा करता है, लेकिन हबीब किसी भी समझाइश से बहलने वाला नहीं था और जल्द ही उनके गिरोह अलग हो गए। इसके बाद का किस्सा एक छत्र राज्य के लिए लगातार संघर्ष का किस्सा है, जिसका अंत अहमद द्वारा अयूब की महबूबा के अगवा किए जाने और अयूब द्वारा बदले में अहमद की हत्या किए जाने के साथ होता है, जिस दौरान गिरोह का ज्यादातर वक्त अंदरूनी होड़ से निपटने में बीत रहा था। बम्बई में दूसरी जगहों पर मशहूर गिरोहबाज शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे। हमारे साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड की इस सीरीज में बने रहिए। आगे की कहानी जानते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।